ब्रिजेश जी, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री मोदी के उस संकल्प का जिक्र किया है जो 90 के दशक में उन्होंने लिया था। कल नृपेंद्र मिश्रा ने भी एबीपी न्यूज़ को बताया कि प्रधानमंत्री अयोध्या आते थे लेकिन कभी राम जन्मभूमि नहीं जाते थे जब तक राम जन्मभूमि का पूरा जो केस था वो सुलझ नहीं गया, जब तक वो भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। वो आसपास में आते थे लेकिन जन्मभूमि नहीं जाते। तो क्या उनका ये संकल्प जो रहा राम जन्मभूमि जाने का, वो अब पूरी तरह से पूरा माना जाएगा? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया था अब पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। प्रभु रामलला के मंदिर के साथ साथ परिसर के अंतर्गत जितने भी मंदिर बनने थे पूरे हो गए हैं। सबका निर्माण पूर्ण होने के बाद ध्वजा पताका भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों से ही उसको स्थापित करने वाले हैं। और ऐसा कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो रामायण के अलग अलग पात्र रहे हैं उनका भी जो मंदिर बनकर तैयार हुआ जिसकी आप जानकारी दे रहे हैं, एक आप लोग सामाजिक समरसता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति है? देखिए, सामाजिक समरसता के बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो भारत की सनातन संस्कृति है, प्रभु राम ने जब लंका पर विजय श्री प्राप्त करने के लिए योजना बनाई तो वो चाहते, चूंकि वो स्वयं राजा दशरथ के पुत्र थे, आसपास के राजाओं से या भारतवर्ष के किसी भी राजा से मदद ले सकते थे, भारतवर्ष के बाहर से किसी राजा से मदद ले सकते थे। लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कि हम हमेशा जो कोल भील हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। प्रभु राम ने भी भारत की सनातन संस्कृति को अपनाते हुए किसी राजा की सेना को लेकर संघर्ष नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़ी। इन्होंने जहां निवास करते थे, जहां जंगल में उन्होंने कुटी बनाई थी, जहां जंगल में उन्होंने जीवन यापन किया, जहां माता सीता के साथ वो रहते थे, वहीं के आसपास के जंगल में रहने वाले लोगों को एकत्र करके एक सेना बनाई और उस सेना के माध्यम से ही उन्होंने लंका पर विजय श्री प्राप्त की। तो जो उस दौरान जितने भी लोग प्रभु राम के संपर्क रहे, सहायता में रहे, सबका कुछ न कुछ आपको यहाँ विग्रह मंदिर में दिखेगा आपको। लेकिन ब्रिजेश जी, अगर बीजेपी की बात करें, आप लोगों की पॉलिटिक्स की बात करें, तो अयोध्या एक बड़ा मुद्दा आप लोगों की राजनीति में रहा है और बहुत सारे लोग इसे कहते हैं कि जब राम मंदिर बन गया, धारा 370 खत्म हो गई, जो आप लोगों के एजेंडे रहे चुनाव के, जब वो खत्म हो गया तो अब आगे किस मुद्दे पर आप लोग राजनीति में जाएंगे? विशाल जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, बार बार आप भी, मतलब मीडिया के लोग भी और विपक्ष के लोग भी बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी के एजेंडे में है। बीजेपी भारत की जनता का एजेंडा अपने हाथ में लेती है। ये भारत की सनातन संस्कृति की इच्छा थी। भारतवासी, हर भारतवासी के मन में ये पीड़ा थी कि अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में लिया। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, पूज्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडोनेशिया जाते हैं। इंडोनेशिया गए तो वहां देखा कि हर गली मोहल्ले में रामलीला का मंचन हो रहा है। रामलीला का मंचन हो रहा है तो वहां के नेताओं से, राष्ट्राध्यक्ष से, अधिकारियों से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूछा कि भाई, आप तो मुस्लिम कंट्री हो, प्रभु राम से आपका क्या वास्ता, आप रामलीला का मंचन क्यों कर रहे हैं? ये पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने संस्मरण में उल्लेख किया है। उनके भाषण का मैं जिक्र कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं। तो इंडोनेशिया के लोगों ने कहा कि राम हमारे पूर्वज हैं, राम हमारे संस्कृति हैं, हमने अपनी उपासना पद्धति बदली है, हमने अपना धर्म बदला है, लेकिन हम पूर्वज नहीं बदल सकते। प्रभु राम हमारे पूर्वज हैं, इसलिए हम रामलीला का मंचन पूरे इंडोनेशिया में गांव गली मोहल्ले में प्रतिवर्ष करते हैं। आप देखते होंगे अयोध्या धाम में भी इंडोनेशिया के कलाकार आते हैं और सारे के सारे मुस्लिम होते हैं। यह भारत में ही है कि एक पार्टी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर, एफिडेविट देकर के कहती है कि अयोध्या में रामलला पैदा हुए कि नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। इस प्रकार की बातें केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस जैसी और कांग्रेस की जो पिछलग्गू पार्टियां वही कर सकती हैं। ब्रजेश जी, इस वाले कार्यक्रम में आप लोगों ने न्योता दिया कांग्रेस के नेता को या समाजवादी पार्टी के नेता को या विपक्षी दलों के नेताओं को? मंदिर में आने के लिए न्योता नहीं दिया जाता। मंदिर सभी का है
और सनातन संस्कृति में सबको हम स्वीकार करते हैं। आप देखते होंगे महाकुंभ आया, महाकुंभ में देश दुनिया से लोग आए और हमने सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत किया, उनको रहने का, सोने का, व्यवस्थित ढंग से स्नान का, इवन देन भोजन का भी इंतजाम किया, कहीं चिकित्सीय व्यवस्था उसका भी इंतजाम किया। तो ये हमारी संस्कृति है, हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। हम ही ने कहा अयम निजा परोविता गणना लघुचेत साम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। ये तो सब अपने लोग हैं, ये केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स तहत हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते डायस को। अगर बुलाना चाहते हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। आप विशाल जी इन सब के परिवारों में जाकर के देखिए, गृह प्रवेश होगा, बच्चा कोई नया पैदा होगा, बच्चे का जनेऊ होगा, बच्चे का मुंडन होगा, बच्चे की पसनी होगी, वैवाहिक कार्यक्रम होंगे, सब में प्रभु की आराधना करके ही करेंगे। लेकिन मंच पर आएंगे तो तुष्टीकरण की चर्चा करेंगे, ये उचित नहीं है। जनता दोहरे चरित्र को अच्छी तरह समझती है। नहीं, पाठक जी, आपने इनवाइट किया क्या इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने? मैंने आपको स्पष्ट किया कि हम किसी को भी रोकते नहीं है, सभी को आमंत्रित करते हैं, सादर आमंत्रित करते हैं। ब्रिजेश जी, लेकिन जब आप इस अयोध्या में आज बैठे हैं, 22 जनवरी 2024 का वो दिन जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और ये अयोध्या सीट आपके हाथ से निकल गई, आप यहाँ पर चुनाव हार गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या धाम को चुनाव की दृष्टि से नहीं देखती है। हमारी जो संकल्प है, हमारा जो मन की इच्छा है, हमारी जो हृदय की गति है, वो अयोध्या धाम पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल व्यवस्था के रूप में सनातन संस्कृति का केंद्र बने, ये हमारी आस्था का केंद्र है। ये हमारे लिए चुनावी रणभूमि नहीं है। आपको लगता है कहीं चूक हुई? मैं आपसे स्पष्ट कर रहा हूं विशाल जी, ये चुनाव से प्रभु रामलला का और अयोध्या धाम का मिलान करना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूं। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या धाम को, प्रभु रामलला को सनातन संस्कृति का सर्वोच्च केंद्र बिंदु मानती है और दुनिया अयोध्या धाम की तरफ देख रही है। इसका चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। कभी आपने जब चुनाव के बाद निष्कर्ष किसे आए होंगे, बातचीत की होगी, चर्चा की होगी, मन में थोड़ा बहुत तो आता होगा ना कि अयोध्या हार गई। आप महसूस करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हम बिल्कुल भी सब चर्चा नहीं करते। हम फिर काम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, फिर जीतेंगे। लेकिन ब्रिजेश जी, क्योंकि बिहार के जो नतीजे आए हैं अभी, अब उसके बाद माना जा रहा है कि आप लोग बंगाल और यूपी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहां की जो चुनावी तैयारियां हैं उस पर जोर दे रहे हैं। क्या अब जब ये राम मंदिर का संपूर्ण काम पूरा हो जा रहा है तो ये माना जाए कि पूरी तरह से यहां से यूपी के चुनाव का आगाज आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है और राउंड द क्लॉक 12 महीना 24 घंटा 365 दिन जनता से कंधा मिलाकर काम करती है। चाहे कोरोना महामारी का काल हो, चाहे सामान्य दिन हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको बूथ पर नजर आएगा। और ये सब केवल चुनाव में निकलते हैं तो जनता इनके बहुरूपीयपन को समझती है, वोट के तुष्टीकरण को समझती है। इसलिए देखते होंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी से विपक्षी दल हाशिए पर खिसकते जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या यहां से बीजेपी के चुनावी आगाज को देखा जाए 25 नवंबर से? विशाल जी, फिर आप पॉलिटिकल तरफ ले जा रहे हैं बातों को। हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ष भर 365 दिन 12 महीना 24 घंटा जनता के सुख दुख में हाजिर रह करके काम करती है और यह सतत प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए, जनता के हित के लिए राउंड द क्लॉक एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में रह करके काम करता है। लेकिन ऐसा माना जाता है, कई राजनीतिक विश्लेषक जब आपके इन कार्यक्रमों को देखते हैं तो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं पीछे थोड़ा एजेंडा तो एक विंडो में चल रहा होता है कि आगे चलकर हमें इलेक्शन में इसका फायदा मिलेगा या नुकसान होगा। हम सब कार्यकर्ता काम करते हैं और प्रभु रामलला के चरणों में अपने कार्यों को समर्पित करते हैं और जनता आशीर्वाद देती है। आप देख रहे थे बिहार में तरह तरह के लोग आरोप लगा रहे थे, बिहार में तरह तरह से यात्राएं निकाली गई, जनता को बरगलाया गया, लेकिन जनता जनार्दन प्रभु रामलला के आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया और यह गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है। बिहार की रफ्तार को इतनी तेजी के साथ मोदी जी की योजनाओं ने बढ़ाया, आज हर बिहारवासी मोदी जी के साथ है, नीतीश जी के साथ है।
लेकिन सर यूपी में बात फिर वही आ जाती कि आप अयोध्या हार गए। देखिए, इसको बिल्कुल भी पॉलिटिकलाइज मत करें इस मंच को। ये सनातन संस्कृति का मंच है और अयोध्या धाम भी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में हम 73 सीटें भी जीते हैं। हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 325 सीटें भी जीते हैं। आप देखेंगे 27 में जब विधानसभा का चुनाव होगा हम 17 वाला इतिहास दोहराएंगे, हम पुनः 325 से अधिक सीटें जीतेंगे। चलिए, जाते जाते ब्रजेश पाठक जी, विपक्ष के लोगों को भी कुछ इनवाइट करना चाहेंगे मैं हमारे मंच से? सभी से कहता हूं कि अपने राम को देखने के लिए, रामलला को पास से देखने के लिए सभी को मैं आमंत्रित करता हूं और सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश पाठक जी समय निकालने के लिए। तो एबीपी न्यूज से बातचीत में ब्रजेश पाठक ने कहा कि अयोध्या और राम मंदिर बीजेपी के लिए राजनीति का विषय नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि जब यहां पर 25 नवंबर 2025 को मंदिर निर्माण का काम पूरा होगा तो यहां से एक राजनीतिक संदेश भी जरूर जाएगा। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ, देखते रहिए सनातन संवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।